Hello friends, today we are here to discuss the newspaper analysis. So, without wasting our time, let's start. Recently, our respected Prime Minister visited near the disputed territory between China and India to boost the morale of armed forces. During his address to armed forces, our Prime Minister hinted towards the expansionist theory of China. Later on, China denied any such kind of expansionist theory. But there are many examples which express that China has expansionist theory, like the dispute between China and India, the territory dispute between China and Tibet, the territory dispute between China and Taiwan, the territory dispute between China and Bhutan, and recently the China also claimed some area of Bhutan under its territory. सो चाइना ने मना किया है, लेकिन फिर भी चाइना, हम काफ़ी बार देखते रहे हैं कि चाइना का ऐसे आपस में दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो उसकी बॉर्डर एरिया है, इवन जो वेस्ट की कंट्रीज़ भी हैं उसके साथ भी उनका डिस्प्यूट चलता रहता है। इवन रिसेंटली चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे भी एक स्टेटमेंट आई थी कि उनका काफ़ी सारे देशों के साथ जो टेरिटरी डिस्प्यूट था वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ सिलेक्टेड कंट्रीज ही बचे हैं। इट मीन्स उनकी खुद की थ्योरी थी, उनका कहीं ना कहीं टेरिटरी डिस्प्यूट था, मीन्स दे हैव द एक्सप्लिसिट थ्योरी एंड द ह्यूज एंड explicit example is Tibet. The China occupied completely the Tibet. So, and now the recent boundary dispute between China and Bhutan has ever been delimited. There have been disputes over the eastern, central, and western sector of for a long time. The Ministry of Foreign Affairs was responding to the questions about China's attempt last month to stop funding for the Sakteng Sanctuary from the UN Development Programme's Global Environment Facility on the grounds that it was disputed territory. अब क्या है, चाइना क्लेम कर रहा है कि जो भूटान के ईस्ट में साक्तेंग सेंचुरी है वो चाइना का ही पार्ट है, और उसके लिए चाइना ने क्या किया है, जो साक्तेंग सेंचुरी को यूएन डेवलपमेंट की तरफ से जो फंड आ रहा था उसको रोकने के एक एफर्ट किया गया है, और उसके अंदर उन्होंने ग्राउंड क्या रखे हैं कि ये जो टेरिटरी है ये डिस्प्यूटेड है। और इवन इससे पहले भी जो डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ था बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी, वो भी भूटान में ही पड़ता है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको ये कहाँ कहाँ है। The talks have been about 3 specific areas, including Jakarlang and Pasamlung in north and Chumbi Valley, where Doklam is situated in West Bhutan. Bhutan has always maintained a discreet silence on its boundary negotiations with China, and it does not have any formal diplomatic relation with Beijing. The Ministry of External Affairs too declined to comment. This Saktek Sanctuary has in past too received such grants, including in 2018-19 for a project on preventing soil erosion without any objection from China. Even 2018-19 तक भी भूटान को इस साक्तेंग सेंचुरी के लिए यूएन की तरफ से डेवलपमेंट के लिए फंड मिला है, लेकिन उन्होंने अब रिसेंटली एक एफर्ट किया है इस फंड को रोकने के लिए, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रूव इट दैट इट इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी. नेक्स्ट, here we can see that in our first picture we can see the red mark which shows the Doklam Plateau.
यहाँ पे ये भूटान का एरिया है, यहाँ पे जब अपनी इंडियन आर्मी वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रही थी, तब इंडियन आर्मी और जो चाइनीज़ आर्मी है उनके बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, और वो काफ़ी लंबा चला था। उस टाइम भी हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे काफ़ी हद तक ख़राब हुए थे, फिर बाद में धीरे धीरे सुधरे, और अब फिर जो हमारा लेह के अंदर जो 15 तारीख को 20 जवान हमारे ट्रीट हुए हैं, उनको लेकर फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन अब ख़राब हो चुके, काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। और सेकंड पिक्चर में आप ऊपर देख सकते हो, ये है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नीचे जो तीसरी पिक्चर है उसमें दिखाया हुआ है कि चाइना का इंडिया के साथ कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया है। तो सबसे ऊपर तो आप देख सकते हो चाइना के ये जो अक्साई चीन है, ये बड़े वाला हिस्सा है, ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इधर अपना हिमाचल के साथ में टच करता हुआ थोड़ा हिस्सा है जो कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। इधर ईस्ट में भी जो अपनी मैकमोन लाइन है, जो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे भी काफ़ी बार इंडिया और चाइना की आर्मी फेस ऑफ कर चुकी है। नेक्स्ट, रिसेंटली ड्यूरिंग द outbreak of corona, the central government raised the per person intake or subsidies given to the card holders of AY and NFS under the NFSA Act and BPL and others. So we can the under this the priority household and the Antyodaya Anna Yojana card holders in the country regarded as poor would receive free additional entitlement of 5 kg per person per month initially for 3 months from अप्रैल टू जून। मीन्स जब जो कोरोना का आउटब्रेक हुआ था तो उसमें अप्रैल से जून तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल एंटाइटलमेंट कर दिया था 5 kg पर पर्सन पर मंथ का। दिस वाज इन एडिशन टू देयर एंटाइटलमेंट अंडर द NFSA मीन्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। The center also came up with the scheme for providing wheat and rice to ration card holders not covered under the NFSA or non-priority card holders at the rate of 21 per kg and 22 per kg respectively. Means जो NFSA कार्ड होल्डर नहीं है, जो इसके अंदर नहीं आते, और फिर वो भी अगर कोई राशन कार्ड होल्ड करते हैं तो उनको भी सब्सिडाइज रेट पे राशन मिलेगा, जो कि 21 रुपये पर केजी और 22 रुपये पर केजी रिस्पेक्टिवली है। एंड दिस ऑल इज जस्ट ड्यू टू द बैकड्रॉप ऑफ COVID-19. The union government announced one more scheme, distribution of free food grain at 5 kg per person per month for May and June. और इसको अब आगे बढ़ा के सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा के इसको नवंबर दिसंबर तक लेके जाने की स्कीम लेके आई है। एंड इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का वो FCI करता है। मीन्स FCI क्या करता है? FCI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर प्रोक्योरमेंट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है और फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करता है डिफरेंट स्टेट्स को। सबसे पहले देखते हैं NFSA एक्ट 2013 है क्या। दिस एक्ट मेक्स ए पैराडिज्म शिफ्ट इन अप्रोच टू फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वेलफेयर टू राइट बेस्ड अप्रोच। दिस एक्ट legally entitle up to 75% of rural population and 50% of urban population to receive subsidized food grain under targeted public distribution system। जो रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी कवर है इसके अंडर? 75%, और अर्बन पॉपुलेशन 50%। मीन्स ये जो पॉपुलेशन है इनको सब्सिडाइज फूड रिसीव होगा अंडर टारगेट PDS सिस्टम। एंड अबाउट, और ये टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 80 करोड़। मीन्स 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन देयरफॉर इज कवर्ड अंडर द एक्ट टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन।
और इसके अंदर मिलता क्या क्या है? इसके अंदर हमें मिलता है व्हीट, राइस, शुगर केन एंड केरोसिन, ये 4 चीज़ें मिलती हैं। और अंडर द NFSA एक्ट और AY अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना 2000, इनके अंडर जो व्हीट और राइस का प्राइस है वो है 2 रुपये पर केजी एंड 3 रुपये पर केजी रिस्पेक्टिवली। लेकिन और जो कार्ड होल्डर हैं, जैसे BPL कार्ड होल्डर हैं, उनके लिए ये प्राइस सेम नहीं है। उनके लिए व्हीट है 4.1 रुपये पर केजी एंड राइस पड़ेगा होता है उनके लिए 5.65 रुपीज़ पर केजी। इसके अलावा जो ये मतलब 4 चीज़ें होती हैं, व्हीट, राइस, शुगर और केरोसिन, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो एडिशनली कुछ चीज़ें अपने जो सिटीजन है उनको देती है। वो क्या क्या है? पल्सिस, एडिबल ऑयल्स, आयोडाइज साल्ट, स्पाइसेस एंड एक्सेट्रा। अंडर दिस NFSA Act 2013, 5 kg of food grain per month per person is given to 80 crore people. And under this Antyodaya Anna Yojana 2000, the household covered under this scheme shall be entitled to get 35 kg of food grain per household per month. So this is all about this news. And what was the basic specific of this news, that this news was in limelight, that the government is going to expand this period, that is April to June, further till the November or December of this year, just because of outbreak of COVID-19, because the people have lost their jobs, the economy or the GDP is very low. So just to survive or fulfill our basic needs, government have to provide these subsidized food or food grain to the entitled people. Next, recently there was a news that government is trying to make one nation one ration card scheme, and this scheme has been implemented and various states have accepted this scheme. Still there are many states which are not agree to accept this scheme. Under this scheme, it was that a person would hold only one ration card, and through this ration card he can avail the subsidized food facility at any place in India, only that place which covered under this scheme. Means if a state accept this scheme only or implement this scheme, only then he can avail one nation one ration card scheme. अगर कोई स्टेट नहीं करता है इम्प्लीमेंट इस स्कीम को, तो वहाँ पे ये राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड नहीं चलेगा। मीन्स वहाँ पे वो सब्सिडाइज रेट पे जो PDS सिस्टम के थ्रू फूड है वो अवेल नहीं कर सकता। तो उसी के भी आप पे एक और लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो क्या है? वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ आई थी कि दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर सीनियर सिटीजन्स above the age of 65 to vote by postal ballot, given that they are at greater risk from exposure to novel coronavirus. जनरली जो हमारे इलेक्शन होते हैं उसके अंदर 2 सिस्टम से हम वोट कर सकते हैं। फर्स्ट EVM, सेकंड पोस्टल बैलेट। अंडर EVM स्कीम वी हैव टू विजिट
the mentioned place by the Election Commission of India to cast our vote. And under postal ballot we send our vote through the post system. ये होता क्या है, आओ उसको डिटेल में देखते हैं। ईवीएम का तो हमें पता ही है, जो जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ साइट्स को सिलेक्ट करता है, उन सिलेक्टेड साइट पे सुबह 7 से लेके शाम को 5 बजे तक, और कभी कभी ज़्यादा भी होता है, और अलग अलग स्टेट्स पे डिपेंड करता है, वोटिंग होती है। एंड अंडर पोस्टल बैलेट 2 kinds of person can vote, one resident, other overseas citizen of India, means OCI. Under resident, the person who is above the age of 80 years, and if one person is a service voter, both these can vote through postal ballot. Means अगर कोई पर्सन बुजुर्ग है, 80 ईयर से अब उसकी एज है, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकता है। सेकेंडली, अगर कोई पर्सन सर्विस करता है, जॉब करता है, जैसे कि हमारे आर्म फोर्सेस हैं, या फिर और कोई है जो अपने स्टेट से दूर, अपने मीन्स अपनी कंस्टिट्यूंसी से बाहर जॉब करता है और वो नहीं आ सकता, तो वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दे सकता है, वोट कास्ट कर सकता है। The citizen of India can apply as prescribed in Form 6 before the electoral registration officer. This application can be filled online. It can also be sent by post to the booth officer. तो ये 2 ही तरीके हैं, अभी तक सिर्फ 2 ही तरीके हैं। No option for online is available to cast one's vote. अब प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहे हैं हम, जो हमारे इंटरनल माइग्रेंट है, वर्कर हैं, वो वोट कास्ट नहीं कर पाते। उसके वेरियस रीजंस हैं, जैसे कि इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स कंस्टिट्यूट अबाउट 13.9 करोड़ एज इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017, दैट इज हेल्ड एज थर्ड ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स। लगभग जो हमारे इंटरनल माइग्रेंट हैं, वर्कर हैं, वो 13.9 करोड़ है। दे ट्रैवल अक्रॉस इंडिया इन सर्च ऑफ एन इकोनॉमिक लाइवलीहुड इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एज डोमेस्टिक वर्क, इन ब्रिक किल्न्स, माइंस, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, एक्सेट्रा. Many never intend to set down and wish to return to their native villages of once their work is completed or the working season ends. Often they toil in exploitative low-wage jobs, lacking identity and proper living conditions, without access to welfare, and unable to exercise their voting rights. The migrant workers became quasi-disenfranchised, forgotten workers because they cannot afford to return home on the election day to choose their representative. Means अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है जो कि जनरली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लो वेजेस पे काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर ब्रिक्स किल्न में या माइंस में, और फिर अगर उनको वोट कास्ट करनी होती है अपनी कंस्टिट्यूंसी में, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते उस वोट को कास्ट करने का जो एक्सपेंडिचर है उसको। फर्दर, इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड दैट इंडिया currently has over 91.05 crore registered voters, and in 2019 general election a record 67.4%, that is 61.36 crore voters cast their votes. जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो 91.05 करोड़ हैं, और जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे 2019 में, उसमें से सिर्फ नियरली 91 करोड़ हैं, उनमें से सिर्फ 61.36 करोड़ वोटर्स ने ही वोट डाले थे।
And further, the National Election Study Survey have shown that about 10% of registered voters refrain from voting due to a lack of interest in politics. That leave approximately 20 crore voters who want to vote but are unable to vote. मीन्स जो 10% पीपल है वो जो इलेक्शन का अपना प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो वह उनके वेरियस रीजन हो सकते हैं। वो किसी भी कैंडिडेट पे विश्वास ट्रस्ट नहीं करते, किसी भी पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करते, समथिंग एल्स। और उसके अलावा अगर हम 10% को भी निकाल दें तो भी लगभग 20 करोड़ वोटर्स जो बचते हैं वो वोट तो डालना चाहते हैं लेकिन डाल नहीं पाते। ऑफ दिस देर आर अबाउट 3 करोड़ नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ओनली अबाउट 1 lakh NRIs have registered to vote. And of these registered, about 25,000 voted in 2019 elections. जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका टारगेट होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटिंग हो सके। मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन who is entitled or who hold a valid voter ID card can vote। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटिंग उनका टारगेट होता है। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए और कोरोना के आउटब्रेक को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी, जो कि पहले पोस्टल बैलेट 80 ईयर अबू एज वाले पर्सन कास्ट अपने वोट कास्ट कर सकते थे। अब 65 एंड अबू जो एज के पर्सन है वो अपनी वोट पोस्टल बैलेट के थ्रू कास्ट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए किया है ताकि जो टोटल टर्नआउट होगा वोटिंग का वो इम्प्रूव हो सके। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए और भी कुछ जो बेहतर स्टेप्स हैं और जो बेहतर सजेशंस हैं जो कि राइटर ने दिए हैं वो देखते हैं। द सर्विस वोटर लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड अवे फ्रॉम होम कैन वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। Classified services voters like military personnel can do so through their proxies. The Election Commission of India has said that it is testing an Aadhaar-linked voter ID based solution to enable voters to cast their votes digitally from anywhere in the country. It will be some time in future before this become a functional reality. And the migrant workers should be able to physically vote in their city of work based on the address on their existing voter IDs and duration of their temporary stay. So a one nation one ration card is being ushered in to enable migrant workers and their family members to access PDS benefits from any fair price shop in the country. Similarly, voting must be viewed not just as civic duty but as a civic right. It means जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है, ऐसे ही वन नेशन वन वोटर आईडी हो सकती है। इसके अंदर राइटर ने एक कोट भी दिया है बहुत ही अच्छा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। We do not have government by the majority. We have government by the majority who participate. Thanks. Now we will come to our next line. जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के आउटब्रेक के तुरंत बाद अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जो शेयर होल्डर्स हैं वो जो कोरोना की वैक्सीन है उसको बनाने के लिए लगे हुए हैं। और अभी रिसेंटली जो हमारा ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने का एक
लेटर इशू किया था उन्होंने, जो हमारा एक कोवैक्सीन, जो इसकी कोरोना की वैक्सीन बनने जा रही है बाय द हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक लिमिटेड, के इस प्रोसेस को फास्ट स्पीड अप किया जाए और इसको वैक्सीन को रेडी किया जाए बाय अगस्त 15। व्हाट इट वाज दैट, मतलब ये क्या था, ये था ए लेटर बाय द एजेंसीज हेड to doctor last week preparing to test a vaccine for human trials, appearing to be coercing them into getting a vaccine ready by August 15। लेकिन जब ICMR से पूछा गया भाई आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, क्योंकि इतने कम समय में जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है अगस्त 15 तक ये वैक्सीन रेडी हो जानी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि ये वो सब जो रेड टेप है उसको ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, जो कि कोई लॉजिकल आंसर नहीं था। देयर वॉज नो रैशनली एक्सटेंडेड फॉर वाई द डेट अगस्त 15 cropped up. The regulatory agencies the world over have relaxed rule on drug testing and vaccine trial while the scientific rigor cannot be compromised. There is a move globally to allow more leeway to formulations that show some promise and allow them into the market under medical guidance. This is why drugs such as remdesivir and favipiravir, despite limited evidence of success, have made it to the bedside of patient. जैसे कि जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, पेशेंट इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो जो ड्रग्स थी जैसे कि रेमडेसिविर, फेविपिराविर, उनको जो उनके लिमिटेड एविडेंस थे सक्सेस के, तब भी उनको मार्केट में लाने के अलाउ कर दिया था। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द वैक्सीन, देयर शुड बी द प्रॉपर प्रोसेस टू बी फॉलोड by each regulator or the shareholder. The vaccines are entirely different game. The basic philosophy of all vaccine involve introducing fragment, in some cases the whole virus, albeit a weakened form. Therefore, the first checkpoint is that the vaccine candidate should not sicken a healthy person. सेकेंड क्या होना चाहिए, द सेकेंड हर्डल इज दैट ए वैक्सीन मस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम जस्ट एनफ टू गेट इट टू प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। ये दो चीज़ वैक्सीन, इन दो के इफेक्ट जरूर होने चाहिए। अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं बाय WHO, वो क्या है किसी भी वैक्सीन को तैयार करने के? द एक्सप्लोरेटरी, देर आर 6 stages: the exploratory stage, pre-clinical stage, clinical development, regulatory review and approval, manufacturing and quality control. In our exploratory stage, and preclinical stage, the production in second, the preclinical stage, the production quality assurance of candidate मीन्स जो कैंडिडेट या मीन शेयर होल्डर जो वैक्सीन को बनाने के लिए तैयार बनाना जा रहा है या बना रहा है, वो क्या प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रहा है। सेकंड, टॉक्सिटी सेफ्टी टेस्टिंग। थर्ड, पोटेंसी एंड इम्यूनोजेनिसिटी। इन क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ वैक्सीन देर आर 3 phases: phase 1, phase 2, phase 3। phase 1 में क्या होता है अपना, द phase 1 कैरिड आउट इन स्मॉल नंबर्स ऑफ हेल्दी अडल्ट। जो phase 1 जो क्लिनिकल ट्रायल जो शुरू होता है phase 1 में, वो हेल्दी पर्सन पे किया जाता है जो हेल्दी अडल्ट होते हैं, और नंबर्स काफ़ी कम रहता है, 20 के अराउंड ही रहता है। इन सेकेंड स्टेज मीन्स इन phase
2. The phase to study involves larger numbers of subjects and are intended to obtain preliminary information about a vaccine ability to produce its desired effects in target population and जनरल सेफ्टी। तो सेकंड फेज होगा, उसमें जो टेस्ट जिन पे टेस्ट किया जाएगा उनकी इनकी पॉपुलेशन बढ़ा दी जाती है। इन थर्ड फेज के अंदर जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनके ऊपर भी ट्रायल किया जाता है, और वो नियरली इसमें जो नंबर होता है वो नियरली 1000 के राउंड होता है। सो आफ्टर दैट द फोर्थ स्टेज रेगुलेटरी व्यू एंड अप्रूवल। इसके बाद इनको अप्रूवल मिलता है, लाइसेंस मिलता है बढ़ाने के लिए। नंबर फिफ्थ स्टेज मैन्युफैक्चरिंग। फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। और द लास्ट वन क्वालिटी कंट्रोल। ये नहीं है अब गवर्नमेंट ने एक बार लाइसेंस दे दिया और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद भी रेगुलेशन रखने पड़ते हैं। अब वही क्वालिटी वैक्सीन की जो अप्रूव की गई थी वो मेंटेन की जा रही है या नहीं। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू।